नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में। देखिए, आज हम इस क्लास के अंदर पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्ट नंबर 3 विज्ञान विषय से धातु और अधातु है। देखिए, इस पार्ट के अंदर जैसे कि हमने इससे पहले जितने भी जैसे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपको पढ़ाया है, उसी के फॉर्म में जैसे सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं और फिर हम परिभाषाओं की बात करते हैं, फिर किताब के पाठ्यपुस्तक के हम प्रश्न उत्तर करते हैं, अभ्यास के करते हैं और उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो आइए आज हम इस क्लास में पार्ट नंबर 3 से धातु और अधातु से सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे और जो भी क्वेश्चन आपको यदि समझ में नहीं आता तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे तक भेजिए, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में कि तत्वों के मुख्य रूप से जो तत्व होते हैं, जितने भी तत्वों की आज तक खोज हो चुकी है, उसको हमने 2 श्रेणियों में बांटा है, धातु और अधातु में। तत्वों को मुख्य रूप से धातु और अधातुओं में बांटा गया है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोडियम, सिल्वर, जिंक, सोना आदि धातुएं हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि लोहा जो है, तांबा जो है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, सिल्वर है, जिंक है, सोना है, ये सभी धातुएं हैं। धातुओं में सबसे पहले बात करें तो धात्विक चमक होती है, धातुओं में चमक होती है। यदि हम धातुओं की विशेषताओं की बात करें तो धातुओं में चमक होती है। धातुएं सामान्य रूप से कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम नरम धातु होती है जिन्हें हम चाकू द्वारा आसानी से काट सकते हैं। तो सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन हमारे पास सोडियम और पोटेशियम ऐसी 2 धातुएं होती है जो कि नरम अवस्था में पाई जाती है और जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लेड और मरकरी। लेड और मरकरी धातुएं विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, यानी कि जो ये लेड और मरकरी है ये विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते, यानी कि उसके अंदर से विद्युत आसानी से नहीं गुजारी जा सकती। जबकि सिल्वर सबसे अधिक जो है प्रबल चालक होता है। गोल्ड, कॉपर, ये सभी जो है विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। पॉइंट नंबर 6 में बात करें तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। देखिए, तन्य शब्द का मीनिंग क्या होता है कि जब किसी धातु को लंबी तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तो उसे हम तन्य कहते हैं। और 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। धातुएं अघातवर्ध्य भी होती है। तो अघातवर्ध्य का मीनिंग समझिए, जब धातु को, यानी कि धातु का वह गुण जिसमें धातु को पीट कर, हथौड़े से पीट कर लंबी चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम अघातवर्ध्य कहते हैं, यानी कि इसे हम पीट कर चादरों के रूप में बना सकते हैं। धातुओं में सबसे बात करें तो जैसे धातुएं चमकदार होती है, वैसे ही धातुओं में ध्वनिक गुण होता है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने का गुण होता है। मरकरी जो है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए, सभी धातुएं ठोस होती है, लेकिन एक मरकरी को छोड़कर जो मरकरी होती है वो आपके कमरे के तापमान पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, द्रव यानी कि लिक्विड अवस्था में होती है। पॉइंट नंबर 10 में ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है। देखिए, सभी धातुएं जो होती है चमकदार होती है और सभी जो अधातुएं होती है वे ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और आपकी गैस अवस्था में भी होती है। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन की बात करेंगे तो ब्रोमीन जो होती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जो हम बता रहे थे आयोडीन एक ऐसी अधातु होती है जो धातुओं की तरह चमकती है। कैसे?
धातुओं की तरह, क्योंकि नमक जो होता है क्रिस्टल की तरह होता है तो वो चमकदार होता है। पॉइंट नंबर 12 में देखिए, मैग्नीशियम चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। मैग्नीशियम जो एक धातु है वो बहुत ही अधिक चमकदार होती है, लेकिन जब भी वो चमकती है तो वो श्वेत ज्वाला के साथ चमकती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 में कि कॉपर को गर्म करने पर, जब हम कॉपर को गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड के काले यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो कॉपर के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कॉपर जब वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर यदि वह गर्म किया जाएगा तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, और जो कॉपर ऑक्साइड के जो यौगिक बनेंगे वो काले रंग में परिवर्तित हो जाएंगे। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें और जिंक ऑक्साइड की बात करें तो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और ये ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें कहा जाता है, कि जब कोई धातु ऑक्साइड कई बार अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करने लगता है तो हम उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है और जिंक जो ऑक्साइड है वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो उन्हें हम ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। पॉइंट नंबर 14, एक्वा रीजिया। देखिए एक्वा रीजिया जो होता है उसके अंदर जो आपका कंसंट्रेटेड HCl यानी कि सांद्र HCl और सांद्र HNO3 यानी कि आपका कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है वो 3:1 में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वा रीजिया कहते हैं। और सक्रियता श्रेणी की बात करें, वह सूची होती है जिसमें धातुओं को एक खड़े स्तंभ में उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है। किसकी फॉर्म में रखा जाता है, कि जो धातुओं की क्रियाशीलता होती है और तो उस क्रियाशीलता के आधार पर उनको घटते क्रम में रखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले पोटेशियम होती है, दूसरे नंबर पे सोडियम होती है, तो पोटेशियम अधिक क्रियाशील तत्व है, उसके बाद जो है सोडियम उससे कम क्रियाशील तत्व है, यानी कि घटते क्रम में। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 की बात करते हैं, हीलियम और नियोन तथा आर्गन। हीलियम, नियोन और आर्गन जो होती है उत्कृष्ट गैसें होती है। आपको मैं बताऊंगा उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती है, कि वह तत्व या वह गैस जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उन तत्वों को हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। यानी कि ये गैसें जो होती है ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, इसलिए इन्हें हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। धातुओं से अधातु में, देखिए धातुओं से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं, धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। कैसे, जैसे कि सोडियम एक आपकी धातु है और क्लोरीन आपकी एक अधातु है। जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, क्योंकि सोडियम पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तो वो देने की टेंडेंसी रखता है, और इसको क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए वो लेने की टेंडेंसी रखता है। तो इसलिए क्या लिखोगे, NaCl लिखेंगे। तो यहाँ पे जो NaCl है वो आपका एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, ठोस और कठोर होते हैं, और इनका गलनांक भी बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। यदि हमें इनके आबंध को तोड़ना है तो अत्यधिक मात्रा में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 18 में देखिए कि प्राकृतिक रूप से बुपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम खनिज कहते हैं। देखिए बुपर पट्टी में जितने भी पदार्थ आपके पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, और जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरल और आसान
और लाभकारी होता है उसे हम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। देखिए, जिन खनिजों से धातुओं को निकालना काफ़ी आसान हो, सरल हो और लाभकारी हो, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी धातुएं संतृप्त अवस्था में पाई जाती है। ये कभी भी, यानी कि कहने का मतलब ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना हुआ, चांदी हुई और आपका जो प्लेटिनम है वो कभी भी किसी अन्य के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए ये संतृप्त यानी कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पॉइंट नंबर 21 में जिंक, आयरन, सीसा आदि धातु ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। देखिए, जैसे कि हमने बताया, सोना हुआ, चांदी हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये संतृप्त रूप से मिलेगी आपको प्रकृति के अंदर। लेकिन आपका लोहा है, आयरन है, सीसा है या अन्य कोई भी धातु ऑक्साइड है, वो आपको कभी भी मतलब अकेले नहीं मिलेगी। या तो वो किसी धातु ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगी या धातु कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगी। पॉइंट नंबर 22 में खनिजों में मिले हुए रेत, मिट्टी आदि को गैंग कहते हैं। गैंग किसे कहते हैं? जब खनिजों से हम जो धातुएं निकालते हैं तो उस दौरान और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि रेत है, मिट्टी है या कंकर है, ये सभी चीजें उस खनिज में पाए जाते हैं तो उन्हें हम गैंग कहते हैं। और सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। देखिए, सल्फर अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो वो परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे भर्जन कहते हैं। और इसी तरह आपका होता है निस्तापन। देखिए, कार्बोनेट अयस्क को वायु में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 25 में देखिए, फेरिक ऑक्साइड, इसके साथ यदि एल्यूमिनियम अभिक्रिया करेगा तो उसको बोलेंगे हम थर्मिट अभिक्रिया। यदि फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया होगी तो थर्मिट अभिक्रिया कहलाएगी। और पॉइंट नंबर 26 में विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा धातुओं को शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटनीकरण, यानी कि विद्युत जब किसी में से गुजारी जाती है तो वहां पे हम धातुओं को शुद्ध करने के लिए इस अभिक्रिया को करते हैं। पॉइंट नंबर 27 में आयरन की वस्तुओं को यदि हम खुली वायु में छोड़ने पर वो भूरे रंग की परत जमा हो जाती है और जिसे जंग लगना कहती है। और जंग लगना जो है, जंग का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, Fe2O3.XH2O, ये हमारा जंग लगना। आयरन की जो वस्तुएं होती है वो खुली वायु में यदि हम छोड़ दे तो उन पे भूरे रंग की एक परत आ जाती है, उसे हम जंग कहते हैं। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। पॉइंट नंबर 28 में कॉपर पर संचारण से बेसिक कॉपर कार्बोनेट की हरी परत जमा हो जाती है। देखिए, कॉपर पर हरी हो जाती है, लोहे पे भूरे रंग की हो जाती है और चांदी पर काले रंग की हो जाती है। और खुली वायु में सल्फाइड की परत जमने से सिल्वर की बनी वस्तुएं काली पड़ जाती है। किस वजह से? सल्फाइड की वजह से। जो सिल्वर सल्फाइड है तब बनेगा, तब वो काले रंग की चांदी हो जाएगी। लोहे जैसी धातुओं में ग्रीस, क्या लगा के? ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर या पेंट करके उनको संचारण से बचाया जा सकता है। और दो या दो से अधिक धातुएं, पॉइंट नंबर 31 में कहा, दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। देखिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिल जाती है तो उनसे एक नई धातु का निर्माण होता है, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो 32वें पॉइंट में शुद्ध सोना नरम होता है जो 24 कैरेट का होता है। यदि हम बात करें किसी भी आभूषण को बनाने के लिए 22 कैरेट के सोने की
आवश्यकता होती है। तो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। और अमलगम की बात करें तो अमलगम वह मिश्रण होता है जिसमें मरकरी और एक अन्य धातु का अवयव पाया जाता है, तो हमें उसे अमलगम कहते हैं। और अमलगम आपने देखा होगा, जब दांतों के अंदर, हमारे दांतों के अंदर यदि छिद्र हो जाती है तो हम अमलगम से उसकी फिलिंग करा लेते हैं, तो वो सभी चीज़ें अमलगम से होती हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इसी क्लास के अंदर आज, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके चैनल पर हो, तो हमें क्या है कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी इसी वीडियो के अंदर, इसी क्लास के अंदर आपको समझाएंगे कि धातुएं क्या होती है। देखिए, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम धातुएं कहते हैं। और धातुओं के बाह्यतम कक्ष में 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 को छोड़ के, 2 तत्वों को छोड़ के, एक हाइड्रोजन को छोड़ के और एक हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या वो 1 है और हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। तो यहाँ पे तो आपने देखा होगा 1 और 2 बाहर के ही सेल में आ जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के जितने भी इलेक्ट्रॉन, यदि जितने भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो धन आयन बनाते हैं, उन्हें हम धातुएं कहते हैं। और अधातुएं इसका विपरीत है, वे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता होती है, उन्हें हम अधातुएं कहते हैं। और अधातुओं के बाह्यतम कक्ष में 4 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, तन्यता। तन्यता धातु का वह गुण होता है जिसमें या जिसके कारण उन्हें खींचकर लंबी एवं पतली तारें बनाई जा सकती हैं। मैंने आपको, जैसे कि इससे पहले जब महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जब किसी भी धातु को लंबी तार के रूप में या पतली तार के रूप में बनाया जाता है तो उसे तन्यता कहते हैं। इसके बाद हमारा आता आघात वर्ध्यता, यानी कि धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है, उन्हें हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। इसके बाद आती है चालकता। ये धातु के गुणों की बात हो रही है, जितनी भी बात हो रही है वो धातु के गुणों की बात हो रही है। चालकता धातु का वह गुण जिसके कारण उसमें से विद्युत एवं ऊष्मा गुजरती है, जिसमें से विद्युत एवं ऊष्मा गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और विद्युत धनात्मक तत्व भी, विद्युत धनात्मक तत्व किन्हें कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं उन्हें हम विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। और इस वर्ग में सभी धातुएं आती हैं। और विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं और उन्हें हम विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। और अधातुएं जितनी भी होती है वो सभी इसी वर्ग में आती है। पॉइंट नंबर 8 में आप देख रहे होंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। हमने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया इसी वीडियो के अंदर कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करते हैं या उनसे अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई धातु ऑक्साइड है वह अम्ल या क्षार की तरह या तो वो व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा या फिर वो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्षार की। वे क्षारक जो जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। जब ये लेसन नंबर 2 में हमने आपको बताया था, जब किसी क्षारक को जल में घोला जाता है तो वो क्षार बन जाता है। इसके बाद आता है ज्वलन ताप, इग्नियस टेम्परेचर होता है कि वह न्यूनतम यानी कि मिनिमम तापमान, वह कम से कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है और जलना आरंभ कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वलन
विस्ताप कहते हैं। इसके बाद आयनिक यौगिक भी बताया था कि वे यौगिक जो धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं, यानी कि धातुओं के अंदर अधातुओं के अंदर यदि इलेक्ट्रॉनों का त्याग और इलेक्ट्रॉनों को लेना होता है, त्याग करना और इलेक्ट्रॉनों को गेन करना, तो उससे हम क्या कहते हैं, उनसे जो यौगिकों का निर्माण होता है उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में कराई थी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इससे यदि हम बात करें तो आयरन प्लस में जिंक सल्फेट हमें क्या मिलेगा, ये देखिए जिंक, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमने उल्टा लिख दिया, जिंक प्लस में आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ZnSO4 आ जाएगा, प्लस में Fe बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व था और जो आयरन है वो कम क्रियाशील तत्व है, तो जिंक जो है आयरन को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा। खनिज की बात करते हैं तो खनिज धातुओं के वे यौगिक जो प्रकृति में या प्राकृतिक रूप से भूपर पट्टी में पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। और खनिजों से हम अयस्क प्राप्त करते हैं, वे खनिज जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण करना सरल एवं आसान और लाभदायक होता है उसे हम अयस्क कहते हैं। और गैंग की बात करें तो अयस्क में उपस्थित रेत जैसी अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। इसके बाद आता है धात्विकी या धातुकर्म। धातुओं के निष्कर्षण और परिष्करण यानी कि शुद्धिकरण में अपनाई गई जितनी भी विधियां होती है उन्हें हम धातुकर्म कहते हैं। यानी कि धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, धातुओं से गैंग को हटाया जाता है, अशुद्धियों को हटाया जाता है और प्योर धातु प्राप्त करती है, तो उस प्रोसेस को हम निष्कर्षण कहते हैं और धातु उस क्रम को हम धातु क्रम कहते हैं। निष्कर्षण की बात करते हैं, अयस्क से धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को, अयस्क से धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को निष्कर्षण कहते हैं। और परिष्करण क्या होता है कि अशुद्ध धातु में से अशुद्धियां निकाल कर, देखिए जो इम्प्योर मेटल्स होती है उनके अंदर से इम्प्योरिटी निकाल कर शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम यानी कि प्रोसेस को हम परिष्करण कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 19 में देखिए अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण का मतलब है कि अयस्क से गैंग को अलग करने के प्रक्रम को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 20 की बात करते हैं कि भर्जन और निस्तापन क्या होता है। देखिए भर्जन में धातु की जो सल्फाइड अयस्क होती है जब वो वायु की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो धातु ऑक्साइड में बदला जाता है उनको, यानी कि वे धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं और इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को हम भर्जन कहते हैं। निस्तापन का मतलब क्या होता है, धातु कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में यानी कि वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने के प्रक्रम को निस्तापन कहते हैं। इसके बाद आता है अपचयन। देखिए धातु ऑक्साइड से, देखिए जब भी हमारे पास धातु से हम जब धातु का निष्कर्षण कर लेते हैं तो धातु ऑक्साइड बच जाता है, तो धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया, देखिए फेरिक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, देखिए फेरिक ऑक्साइड की यदि एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और मिश्र धातु मैंने पीछे भी बताया कि किसी धातु का दूसरी धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। इसके बाद अमलगम की बात करते हैं। वह मिश्र धातु जिसमें पारा एक अवयव होता है उसे हम अमलगम कहते हैं। और चालक वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से गुजर जाती है उन्हें हम चालक कहते हैं।
देखिए वे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा आसानी से गुजर जाती है उसे हम चालक कहते हैं। और कुचालक की बात करें तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से नहीं गुजरती उसे हम कुचालक कहते हैं। देखिए धावनिक मतलब सोनोरस होता है जिसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है कि वे पदार्थ जो किसी कठोर तल से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करते, जैसे आपने देखा होगा कोई भी जो धातु की चादर होती है जब उस पे हम किसी हथौड़े से पीटते हैं तो वो एक ध्वनि उत्पन्न करती है, तो उसको धावनिक बोलते हैं कि हाँ भाई धातुओं के अंदर एक धावनिक गुण होता है। इसके बाद गलनांक की बात करते हैं। गलनांक और कथनांक की बात करेंगे। वह न्यूनतम वह कम से कम तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है उसे हम गलनांक कहते हैं। और कथनांक वह कम से कम तापमान यानी कि न्यूनतम तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ उबलता है उसे हम कथनांक कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एनोडीकरण की। एनोडीकरण का मतलब क्या होता है कि एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया जिससे इसको संचारण होने से बचाया जाता है उसे एनोडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या होती है कि वह एक खड़े स्तंभ में धातु को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने के क्रम को, यानी कोई भी धातु है जैसे मैंने बताया था पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद सोडियम आती है, तो ऐसी धातु क्रम को हम क्या कहते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी, यानी कि उसको उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में बनाना है। संचारण वह प्रक्रम जिसमें धातु वायु या किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आकर क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है और धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं संचारण कहते हैं। और उत्प्रेरक क्या होते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते परंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर को यानी गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। इसके बाद आता है एनोड। एनोड मतलब वह इलेक्ट्रोड जो विद्युत परिपथ में बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। एनोड बोलते हैं जो बैटरी के धन यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे हम एनोड बोलते हैं। और कैथोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। अब गठिया किसे बोलते हैं किसी आयनिक यौगिक का विलयन या उसकी गलित अवस्था जिसमें से विद्युत का चालन होता है उसे अपघट्य कहते हैं। यसद लेपन की बात करें तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को यसद लेपन कहते हैं। और धन आयन और ऋण आयन की बात करें तो वे आयन जिन पर धन आवेश होता है उन्हें धन आयन कहते हैं और वे आयन जिसपे ऋण आवेश होता है उसे ऋण आयन कहते हैं। देखिए धनायन और ऋणायन की आपको मैं बात बताऊं, जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उसे धन आयन प्राप्त होता है यानी कि पॉजिटिव आयन प्राप्त होता है, तो उसे हम कहते हैं धन आयन यानी कि जिस पर धन आवेश है। लेकिन ऋण आयन की बात करें तो जो अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और उस पर एक नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आयन आ जाता है, उसे हम उस आवेश को क्या कहते हैं ऋण आयन कहते हैं। देखिए आज की क्लास के अंदर हमने आपको महत्वपूर्ण बिंदु एवं महत्वपूर्ण परिभाषाएं कराई। इसके बाद हम अगली क्लास में आपको इस पाठ से संबंधित और अभ्यास के प्रश्न उत्तर कराएंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि जो भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।